नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के अंक में फिर से हम सफलता की एक कड़ी जोड़ने जा रहे हैं। जी हाँ, आपको तो पता ही है कि महिला सशक्तिकरण आज चारों ओर विकास कर रहा है। हमारी महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो वहाँ की महिलाएं पिछड़ी इसलिए थी क्योंकि उन्हें अशिक्षा और गरीबी का बहुत ही बड़ा कारण जाना जा रहा था। लेकिन आज की महिलाएं अपने कला और हुनर से सफलता की ओर बढ़ रही है। जी हाँ, हम बातें करने जा रहे हैं लोहरदग्गा के। लोहरदग्गा के कई ब्लॉक ऐसे हैं जहां की महिलाएं लगातार सफलता की ओर कदम बढ़ा रही हैं। जैसा कि पेसरार ब्लॉक में महिलाएं दरी और आसन सिलाई कर रही हैं, वहीं किस्को ब्लॉक की महिलाएं प्राकृतिक संसाधन का उपयोग कर रही हैं, जिसकी उपयोगिता नहीं होती है। जी हाँ, प्लांट के सूखे पत्तों का तथा लकड़ी से ये जलावन का कार्य कर रही हैं। वहीं सदर ब्लॉक की महिलाएं स्कूली बच्चों के लिए यूनिफॉर्म की सिलाई कर रही है। जी हाँ, अपनी कला और हुनर से बढ़ते हुए इस सफलता की कड़ी को आइए आपको भी दिखाते हैं। झारखंड प्रदेश का एक जिला है लोहरदग्गा। ये क्षेत्र घोर नक्सलवाद से प्रभावित है। यही वजह है कि ये क्षेत्र अशांत क्षेत्रों में गिना जाता रहा है। यहाँ के लोगों की आजीविका मुख्य साधन खेती ही है, परंतु वो भी इतनी सीमित है कि लोगों का गुजारा इससे नहीं हो पाता है। इसकी वजह से यहाँ के लोग या तो गुमराह हो जाते हैं या फिर आजीविका के लिए पलायन कर जाते हैं। अतः जिला प्रशासन, नीति विभाग तथा JSLPS के साथ मिलकर क्षेत्र में लोगों को रोजगार के नए नए अवसर प्रदान कर रहा है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत जिला प्रशासन क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग कर लोगों के लिए रोजगार सृजन करा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं को स्वावलंबी बनाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। यहाँ के किसी गांव में सिलाई के केंद्र खोले गए हैं तो कहीं हस्तशिल्प की इकाई लगाई गई है। कहीं लोगों को पत्तियों से ब्रिकवेट बनाना सिखाया जा रहा है, कहीं लोगों की बागवानी को उन्नत बनाया जा रहा है। इन सब का लक्ष्य एक ही है कि इसके माध्यम से ज़्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त हो और वे आत्मनिर्भर बन सकें। इस कार्यक्रम का लाभ लोगों को मिल रहा है और यहाँ के लोग धीरे धीरे खुशहाली की ओर बढ़ रहे हैं। जिले में विकास एक नई गति पकड़ रहा है। देखिए, लोहरदगा में हम लोग कोविड के बाद से जो सिचुएशन आया, बाहर से जो लेबर आए, तो ये थोड़ा सा दयनीय स्थिति था। उनको काम देना था, तो नया ढंग से प्लान करना था। तो हम लोग 2-3 योजना लिए हैं। पहला जो है, जो पेशरार एरिया है, जो उग्रवाद प्रभावित एरिया है, उसमें हम लोग नाशपाती का खेती कराए। 200 एकड़ में हम लोग नाशपाती का प्लांटेशन कराए। उसमें एक और लेबर को रोजगार मिला। दूसरा जो है, उनको 3 साल में जब प्लांट तैयार हो जाएगा, फल आने लगेगा, तो 5 से 6 हज़ार पर पेड़ लोग को कमाई होगा और इस तरह से उनका आय वृद्धि होगा। और सबसे मज़े की बात है, उनको रोज़गार तो मिल रहा है, उनकी भागीदारी देखते बनता है। क्या कि बगल में नेतरहाट एरिया, महुआ डांड एरिया में ये नाशपाती का खेती करने का प्रचलन बढ़ रहा है। और ये हम लोग जो प्लांट लाए हैं वो जम्मू कश्मीर से लाए। और अगर 3 साल बचाना है, जिसमें पहला साल जो है ज़्यादा हम लोगों का चैलेंजिंग है, तो बच गया, पानी की व्यवस्था हम लोग किए हैं, बच गया तो काफ़ी अच्छा होगा इस एरिया के लिए, ज़िले के लिए। लोहरदग्गा क्षेत्र में जंगल बहुतायत में पाए जाते हैं। पतझड़ के मौसम में इन जंगलों में पत्तियों की ढेर लग जाती है। इनमें आग लगाने से पर्यावरण दूषित होता है। अतः पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से और लोगों तक रोजगार पहुंचाने के लिए लोहरदग्गा के किस्को प्रखंड में इन पत्तियों का उपयोग कर ब्रिकवेट बनाने की इकाई लगाई गई है। इस इकाई से कई लोगों को रोजगार मिल रहा है और उनकी गृहस्थी चल रही है। इसकी सोच लगभग 1.5-2 साल पहले जब मैं यहाँ पदस्थापित था, तो फॉरेस्ट फायर जो है वो ईयरली इवेंट हो गया है। सिर्फ इस ज़िले में नहीं बल्कि पूरे राज्य में, पूरे देश में। और हम लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं वन अग्नि के रोकथाम के लिए, वो पोस्टमार्टम एक्टिविटी है। आग लगने के बाद बुझाते हैं। पर अगर हम लोग फायर मिटिगेशन प्लान बनाएं जिससे फायर को होने से ही रोका जा सके, तो वो ज़्यादा कारगर होगा।
इसी दिशा में जब हम लोगों ने एक सर्वे स्टडी किया इस पूरे क्षेत्र में, तो हमने पाया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ के जो पेड़ हैं, ज़्यादातर साल डोमिनेटेड फॉरेस्ट है, तो वो पत्ते जो शेड करते हैं, जो लीव शेड होती है, उसकी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। औसतन यहाँ पे लगभग 3000 kg पर हेक्टेयर पत्ते जो है शेड होते हैं लगभग हर फायर सीज़न में 1 हेक्टेयर वन क्षेत्र में। और उन पत्तों का जो टोटल बायोमास है वो फॉरेस्ट फायर की वजह से जल जाता है, और अल्टीमेटली वो सारा जो कार्बन लॉकिंग होती है फॉरेस्ट में वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाता है। तो हमारा फॉरेस्ट नेट कार्बन सेक्वेस्टर की बजाय वो कार्बन एमिटर होता जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। साथ में फॉरेस्ट का जो पूरा इकोसिस्टम है, पूरा न्यूट्रिएंट सप्लाई है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसी सोच को लेकर हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि क्यों नहीं रूटीनली फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटी के तहत हम लोग फायर लाइंस क्रिएट करते हैं, और वैसे वल्नरेबल एरियाज़ को चिन्हित हम लोगों ने किया। तो यहाँ लगभग 5000 हेक्टेयर का जो एरिया है वो हम लोगों ने पिछले 10 साल के डेटा के सैटेलाइट इमेजरी से जो हमारे पास डेटा आते हैं, वो पाया गया कि ये एरिया काफ़ी वल्नरेबल है फॉरेस्ट फायर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोगों ने इस एरिया को चिन्हित किया और यहाँ पे फिर लोकल समिति से विचार विमर्श किया गया, जिला प्रशासन से बात किया गया, और स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस जो SCA का योजना है उसके तहत यहाँ पे ये प्लान बनाकर उसको कार्यान्वित किया जा रहा है। इसमें यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी भूमिका काफ़ी अहम है, क्योंकि जंगल से वैसे जो वल्नरेबल एरियाज़ हैं वहाँ से पत्ते चुनने हैं इनको, और यहाँ पे लाके ये मशीन में फीड करते हैं, और ये आर्टिफिशियल जलावन, आर्टिफिशियल फ्यूल वुड जो है उसका एक हम लोग फ्यूल वुड का विकल्प जो है तैयार कर रहे हैं, आप जैसा देख सकते हैं। और इससे लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। यहाँ पे फॉरेस्ट के जो फ्रिंज एरियाज़ में लगभग 1 दर्जन गांव हैं, शुरू में उनको टारगेट किया गया है, वहाँ के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और इसके बाद धीरे धीरे हम लोग इसको और भी क्षेत्रों में जहाँ पे इसका पोटेंशियल है वहाँ पे इसको रेप्लिकेट किया जा सकता है। यहाँ पे एक और चीज़ महत्वपूर्ण है कि ये जो एक्टिविटी है, ये फायर्स जो लीफ कलेक्शन की, जंगलों से पत्ते कलेक्ट करने की जो पूरी एक्टिविटी है वो फायर सीज़न के साथ कोइंसाइड करती है। फायर सीज़न में ही मात्र हम जो है पत्ते हटाएंगे, और जैसे ही फायर सीज़न समाप्त होता है मई के एंड में, तो उस वक्त पत्ते जो पत्तों का कलेक्शन है उसको बंद कर दिया जाएगा, ताकि जो लास्ट स्पेल ऑफ फॉरेस्ट लीव्स हैं फॉरेस्ट फ्लोर पे वो रिटेन किया जा सके, जो कि ह्यूमस और रन ऑफ कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिकवेट पत्तियों से बनाई गई ठोस लकड़ियों की तरह होती है। इसका इस्तेमाल जलावन के रूप में होता है। ईंट भट्ठों और होटलों में इसकी खपत की संभावना अधिक होती है। इसे बनाने के लिए सूखी पत्तियों को मशीन में डालकर परिसंस्कृत किया जाता है। जी सर, यहाँ जो ब्रिकेटिंग प्लांट लगा है, इसमें हमारे जिला प्रशासन के लोग आए और हम लोग को गांव में एक बैठक कराए, और बैठक के द्वारा बताए कि यहाँ पर एक ब्रिकेटिंग प्लांट लगाई जाएगी, और यहाँ उस प्लांट में ब्रिकेट तैयार किया जाएगा। ब्रिकेट है सर, ये जो सूखा पत्ता को मशीन में डाल करके और उसको तैयार करते हैं, जो लकड़ी की तरह जो टाइट हो जाती है, ये ब्रिकेट कहलाता है। पहले इस क्षेत्र के लोग जंगल से लकड़ियां काटकर बेच दिया करते थे और इससे अपनी आजीविका चलाते थे। जब से यहाँ ब्रिकवेट की इकाई लगी है, लोगों ने जंगल काटना बंद कर दिया है। अब ये पत्तियां सुखाकर इस इकाई में लाते हैं और सप्ताह में औसतन 2 से 2,500 रुपये तक की आमदनी प्राप्त करते हैं। इससे एक ओर पर्यावरण की रक्षा हो रही है तो दूसरी ओर लोगों को रोजगार मिल रहा है। पहले तो बिल्कुल यहाँ रोजगार की साधन नहीं थी। लोग जंगल से ही भरण पोषण करते थे, जंगल को काटते थे और यहाँ से लकड़ी, यहाँ से लगभग 14-15 किलोमीटर लोग दूर लोहरदगा ले जाते थे और वहाँ लोग बेचते थे और वहाँ से कुछ रोजी रोटी करते थे। और बाकी जो जंगल नहीं जाते थे वो लोग यहाँ से पलायन भी कर जाते थे बाहर, जो ईंट भट्ठा हुआ और कहीं किसी जगह। तो साप्ताहिक सर अभी डेली 250-300 तक 400 तक एक आदमी कमा लेते हैं। तो उस हिसाब से मतलब 2400-2500 तक लोग 2000 तक कमा लेते हैं। यहाँ की महिला आशा देवी इस इकाई के लगने के बाद से पत्तियां चुनकर लाती हैं और इसे यहाँ बेचती हैं।
इन्हें पत्तियों को 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से पैसे मिलते हैं। ये सप्ताह में इससे 1,500 रुपये तक की आमदनी आराम से प्राप्त कर लेती हैं। ये इन पैसों से अपना घर चला रही हैं और आत्मनिर्भर बनती जा रही हैं। बोला गया था, कंपनी आया है, पता थी जमा करने का, कब बोला गया था, तो हम लोग भी सब सलाह किए कि पता बिक रहा है तो काहे नहीं जमा करेंगे, 2 पैसा आ रहा है तो क्या पता ऐसे ही ना सड़ जाता है। जब बोल के हम लोग जमा कर रहे हैं और ला रहे हैं। बहुत सारा गांव का सभी कोई लाते हैं, जितना गांव में है सभी को हम लोग सभी जमा करते हैं, सभी लाते हैं। कमाई होता है इसीलिए तो हम लोग लाते हैं कि 2 पैसा आ रहा है हाथ में। वो कैसे क्या रेट मिलता है पत्ता का? 1 केजी ऊपर 2 रुपया मिलता है। 2 रुपये। तो दिन भर में कितना आप लोग जमा कर लेते हैं, या ऐसे कितना सप्ताह में कमा लेते हैं? सप्ताह में कमा लेते हैं 1,000-1,500 से कमा लेते हैं। 1,000-1,500 कमा लेते हैं। इसी तरह से किस्को प्रखंड में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से सिलाई केंद्र चलाया जा रहा है। इस क्षेत्र में स्कूल यूनिफॉर्म बनाने का कार्य किया जा रहा है। JSLPS यहाँ की महिलाओं को इस क्षेत्र में प्रशिक्षित कर रही है और उनके हाथों में रोजगार देने का काम कर रही है। इससे जुड़ी महिलाओं को प्रति शर्ट 20 रुपये की आमदनी प्राप्त हो रही है। बेसिकली यहाँ 75 दीदियाँ अभी काम कर रही हैं, जिसमें से 60 दीदियों को 72 दिन का प्रशिक्षण हमने विशेषकर यूनिफॉर्म के आधार पर ही दिलाया है। इन सभी दीदियों को यूनिफॉर्म के सारे पार्ट के ऊपर अलग से ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद स्पेशलाइज लाइन वाइज जो बैलेंसिंग सिस्टम है उसके बेस पे 4 लाइनें हमने अलग अलग डेवलप कर ली। और साथ ही साथ इनमें से 15 ऐसे दीदी हैं जो इंडस्ट्री में काम किए हुए थे, वो उनके पास एक्सपीरियंस है, तो उनको यहाँ डालने से क्या हो रहा है कि स्पीड जो लानी है उसकी एक आइडिया इनको लग जा रही है, और जो कुछ स्पेशलाइज मशीनें हैं उसको भी वो हैंडल ईजिली कर ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने ये पूरा प्लान इनका डेवलप किया हुआ था। यहाँ जो अर्निंग का जो कॉन्सेप्ट पूरा बनाया गया है ये पीस रेट पे बनाया गया है। सभी दीदियों को उनके दिए गए काम के आधार पे पेमेंट किया जा रहा है। जैसे कि यदि एक शर्ट बना रही हैं तो एक दीदी को एक शर्ट का 20 रुपये मिलेगा, तो उस केसेस पे यदि वो ज़्यादा शर्ट बनाएंगी तो उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। ये यहाँ मॉड्यूल रखा गया है, और क्योंकि ये पूरा का पूरा बिजनेस दीदी लोग में ही रखा गया है, ये इनकी कार्यकारिणी समिति से लेकर सारा चीज़ ये बिजनेस यही हैंडल करेंगे। किस्को प्रखंड की मालती देवी स्वयं सहायता समूह की मदद से JSLPS से जुड़ी हैं और फिर उन्होंने सिलाई का 72 दिनों का प्रशिक्षण लिया। यहाँ से आने के बाद उन्हें इस सिलाई केंद्र में रोजगार मिल गया है। मालती देवी जो कल तक बेरोजगार थीं, उन्हें आमदनी का एक जरिया मिल गया है। यहाँ जो महिला ग्रुप से यहाँ दीदी लोग आते हैं, तो JCPL जी यहाँ बोले थे कि महिला मंडल में जो ग्रुप हैं जुड़े हुए उससे यहाँ खुलेगा, किसको में सिलाई मशीन उससे लिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा बोला गया था। तो उसी के कारण से हम लोग यहाँ से चिरी चले गए थे 2.5 महीना 72 दिन के लिए। फिर 72 दिन वहाँ से ट्रेनिंग करके यहाँ आए। उसके बाद यहाँ अभी तो नहीं हुआ है, जैसे पीस निकलेगा उसी हिसाब से दिया जाएगा बोले हैं जी, पीस के हिसाब से दिया जाएगा बोले हैं। तो घर आसपास तो ऐसी क्वालिटी वाला सिलाई नहीं होती है, लेकिन जब चीरी में हम लोग गए तो क्या चीज़ का क्वालिटी है वो क्वालिटी हम लोग को पता चला। घर में सिलते थे ऐसे ही, कपड़ा का महत्व नहीं समझते, ज़्यादा काट लेते थे हम लोग। लेकिन हाँ, अभी हम लोग ट्रेनिंग कर लिए तो जान गए क्या चीज़ होता है क्वालिटी। इसी तरह से पेशरार प्रखंड जो कि सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ दरी बुनाई इकाई की स्थापना की गई है। इस इकाई से खासकर महिलाओं को जोड़ा जा रहा है, उन्हें प्रशिक्षित कर उन्हें दरी बनाने का कार्य सौंपा जा रहा है। ये इकाई भी महिलाओं की आर्थिक परेशानी दूर करने में मददगार साबित होगी। हमारा एक इनिशिएटिव है जिसमें महिलाओं को मुख्य रूप से एम्प्लॉयमेंट दिलाया गया है। इसके अलावा दूसरा हमारा इनिशिएटिव जिसमें हम महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट दिला रहे हैं वो है पेशरार प्रखंड। तो लोहरदगा का एक तरह से मानिए सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित जो हमारा प्रखंड है वो है पेशरार प्रखंड, जिसमें पलायन बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट दिलवाने के लिए हम लोगों ने एक दरी बुनाई यूनिट सेटअप की है, जिसमें 35 महिलाओं का चयन किया गया है
उन्हें एंड टू एंड दरी बनाने की कला सिखाई जा रही है। साथ ही में सबसे ज़्यादा इसमें जो दिक्कत रहती है ज़्यादातर इनिशिएटिव्स में वो ये रहती है कि मार्केटिंग नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से सेटअप हो जाता है लेकिन कई बार सेटअप जो है डिफंक्ट हो जाता है। तो हमने इसके लिए ये प्रयास किया कि एक मार्केटिंग, एक बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस हम लोग इस्टेब्लिश करके पहले से चले हैं। रेगुलरली फॉर अ 2-year पीरियड जिस ऑर्गेनाइजेशन को हमने दरी बुनाई के लिए हायर किया है वो फॉर अ पीरियड ऑफ 2 months उनका मार्केटिंग चैनल भी इस्टेब्लिश करेगी। इस पीरियड में हम लोग रेगुलरली मार्केट में और अपॉर्चुनिटीज़ भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे 2 साल ख़त्म होने के बाद भी उनको मार्केटिंग में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। दरी बनाने के कार्य से उन महिलाओं को जोड़ा गया है जो लगातार 6 महीने तक इसके प्रशिक्षण का हिस्सा बन पाईं। इसमें महिलाओं को किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं पड़ी, उन्हें बस जरूरत थी मेहनत के साथ इस कार्यक्रम से जुड़े रहने की। जिन लोगों ने ऐसा किया वे आज दरी बनाने के रोजगार से जुड़ गई हैं, उनके लिए आमदनी का एक नया रास्ता खुल गया है। तो मल्टीपल चीज़ें थी जो हम लोगों ने ऑब्जर्व करी महिलाओं को चयन करने में। जैसे अगर मैं बात करूँ दरी बुनाई की, तो उसमें हम लोग को ऐसी इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशंस कोई हमारी लिमिटेशन नहीं थी कि हम बहुत पढ़ी लिखी कोई महिला हो तो उसे ही रखना चाहते हैं। हमारा कंसर्न बेसिक ये था कि 6 महीने के लिए उनको एक ट्रेनिंग दी जाएगी और इस 6 महीने के पीरियड में उन लोगों को किसी भी तरह का पेमेंट नहीं दिया जाएगा। तो उस 6 महीने के अंतराल में जो भी दीदियाँ हमारे साथ आके सीखने में रुचि रखती हैं और वो 6 महीने कंटिन्यूसली सीख पाती हैं, उन्हीं दीदियों को हम लोग अपने साथ जोड़ना चाहते थे। जिसके लिए इनिशियल 1 month हम लोगों ने देखा कि कौन दीदियाँ हैं जो रेगुलरली आती रहती हैं, बिना ब्रेक के कंटिन्यूसली सीख पाती हैं, उन्हीं को हमने इस कार्यक्रम में जोड़ा। अगर हम अपैरल पार्क की बात करें तो इसमें हम लोग ने एक 2 महीने का रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा। रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान हमारी कंडीशन ये थी कि दीदियाँ पूरे समय जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होगी वहीं पर रहेंगी, अपने घर उनको जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमने अपने पुराने इनिशिएटिव्स में ऑब्जर्व किया था कि अगर लोगों को हम वापस घर जाने देते हैं तो उनका जो लय है वो टूट जाती है। तो जो भी दीदियाँ ये फॉलो करने के लिए तैयार थी, साथ में कुछ बेसिक चीज़ें थी, जैसे अगर उनको सिलाई करनी है तो उनकी आंखों की विजन अच्छी होनी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा बड़ी उम्र की महिलाएं उसमें नहीं पार्ट ले सकती हैं। इस तरह की कुछ कंडीशंस थी। फिर इसके अलावा क्योंकि हमने जिस प्रखंड में अपना सेटअप किया है, हम चाहते थे कि उस प्रखंड से दूर की दीदियाँ नहीं हो, नहीं तो वो रेगुलरली आ नहीं पाएंगी, तो उसी प्रखंड की दीदियों को हमने इसमें इंगेज किया है। इस क्षेत्र में प्रशासन के सहयोग से मुख्य रूप से 5 प्रक्षेत्रों में कार्य हो रहे हैं: स्कूली शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य एवं पोषण, आर्थिक समावेशन एवं मूलभूत ढांचे। कोरोना के पहले इस क्षेत्र में स्कूलों का जीर्णोद्धार हुआ और उसे एक मॉडल के रूप में पेश किया गया। जिला प्रशासन लोहरदगा के साथ मिलके हमारा जो मूल मकसद है वो किसी भी घर से जुड़े हुए 5 प्रक्षेत्रों को सुदृढ़ करने का है, जिसमें स्कूली शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य एवं पोषण, आर्थिक समावेशन एवं मूलभूत ढांचे उनके क्षेत्र हैं। अगर मैं कोविड-19 लॉकडाउन से पहले की बात करूं तो हमने स्कूली शिक्षा में विद्यालय प्रबंधन समिति के सुदृढ़ीकरण को लेके 50 विद्यालयों को दिल्ली सरकार का जो मॉडल था उस पे हमने पायलट किया, जिसके अंतर्गत हमने पाया कि विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से विद्यालय स्तर की जो समस्याएं थी उन सभी को हम सॉल्व कर पाए। साथ ही शिक्षक अमूमन सपोर्टेड महसूस नहीं करते हैं। उस इनिशिएटिव के माध्यम से हमने शिक्षकों के लिए, एजुकेशन फंक्शनरीज के लिए हमने एक सपोर्टिव इकोसिस्टम तैयार करने की कोशिश की। लोहरदगा क्षेत्र में पलायन एक बहुत ही बड़ी समस्या है। लॉकडाउन के काल में प्रवासी मजदूरों का इस क्षेत्र में वापस लाना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती थी। अब प्रवासियों को रोजगार से जोड़ने के लिए यहाँ कृषि के क्षेत्र में कार्य किए गए। यहाँ सिंचाई को दुरुस्त करने की कोशिश की गई। पेशरार क्षेत्र में नाशपाती की बागवानी कराई गई। इससे लगभग 250 किसानों को जोड़ा गया। इतना ही नहीं, महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें स्कूल यूनिफॉर्म बनाने के कार्य से भी जोड़ा गया है। लॉकडाउन से पहले भी हमें मालूम था कि लोहरदगा जिले में एवं अन्य पड़ोसी जिलों में माइग्रेशन एक काफ़ी बड़ी समस्या है।
पर उसको हम संख्या बल के रूप में लेके आ पाए लॉकडाउन के दौरान, जब हमारे प्रवासी मजदूर वापस आने लगे। जैसे कि लोहरदगा जिले में ही लगभग 45,000 प्रवासी मजदूर वापस आए। तो जो एक बहुत बड़ी समस्या जिला प्रशासन के सामने थी वो थी कि प्रवासी मजदूर एवं उनके घरों में जो रोजगार की जो की अपॉर्चुनिटीज़ थी जो कि लॉकडाउन के दौरान चली गई, उनको हम किस तरीके से फिर से स्थापित कर सकें। इसी क्रम में हमने कृषि के क्षेत्र में हमने सिंचाई, चूँकि लोहरदगा में एक बड़ी समस्या है, हमने सोलर लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से सेंधा प्रखंड में 7 साइट्स पे लगभग 200 एकड़ क्षेत्र को सिंचाई अंतर्गत लाने का एक पायलट किया, जिसको भी सभी प्रखंडों में स्केल अप किया जा रहा है। साथ ही पेशरार हमारे ज़िले का सबसे अंदरूनी प्रखंड है, वहाँ पे हमने राज्य सरकार से नरेगा अंतर्गत नाशपाती बागवानी की विशेष परमिशन दी। तो झारखंड में हमारा जिला पहला जिला है जो नाशपाती बागवानी नरेगा के अंतर्गत कर रहा है। वहाँ पे हम 300 एकड़ में लगभग 250 किसानों के साथ में नाशपाती बागवानी करवा रहे हैं। साथ ही चूँकि सरकारी विद्यालयों में प्रत्येक वर्ष लगभग 1.5 लाख यूनिफॉर्म्स हम बाहर की फैक्ट्रियों से हम लोग प्रोक्योर करते हैं। इसको हमने बड़े बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। हमने 60 दीदियों के साथ में किस्को प्रखंड के पुराने मुख्यालय में हमने एक बहुत ही इंडस्ट्रियल ग्रेड का अपैरल पार्क सेटअप किया है, जिससे प्रत्येक वर्ष ना सिर्फ हमारे सरकारी विद्यालयों में उन्नत किस्म की यूनिफॉर्म सप्लाई की जा सकेंगी, बल्कि ये दीदियाँ इस पूरे व्यापार को चलाते हुए प्राइवेट वेंडर्स से भी काम लेंगी एवं पूरी तरह से इसको बिजनेस मॉडल के रूप में इसको चलाएंगी। झारखंड में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां के लोग आज भी गरीबी से जूझ रहे हैं। रोजगार के अभाव में उनकी जिंदगी दयनीय बनी हुई है। लोहरदगा जिला भी एक ऐसा ही क्षेत्र है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण यहाँ की समस्याएं और भी गंभीर हैं। अतः इन क्षेत्रों में लोगों के विकास के लिए सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन अति आवश्यक है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम ऐसे ही कार्यक्रम में से एक है, जिसने इस जिले में एक नई पहचान दिलाई है। क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और प्रशासन के सहयोग से लोगों में नई उम्मीद जग रही है। देखा ना किसान भाई बहनों, सफलता के मार्ग में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस आपकी सोच और हिम्मत बड़ी होनी चाहिए। हम तो यही कहेंगे, शिक्षित होइए और विकास की ओर बढ़ते जाइए। आज के अंक में इतना ही। फिर से आपसे यूं ही बातें करेंगे अगली अंक में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।